94 धाराएं हैं, 4। और लास्ट में ये किसी ने किया 78, शायद मैंने लिखाया भी नहीं हूं, देख लेना। हाँ, ये लिख ले, वहां भी नोट कर लो और यहां भी आंसर कर लेना। अपराधों का अन्वेषण, अपराधों का, करो इसको सरलीकृत करो, इसको मतलब हिंदी में तोड़ो या जोड़ो या हिंदी में इसके अर्थ खोजो, फिर मैं बता रहा हूं, दिमाग लगाओ। अन्वेषण मतलब क्या होती है? खोज, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी ऑफ क्राइम मतलब अपराध के बारे में जानकारी जुटाना, ये है। एनालिसिस करते हैं ना कि जैसे कहीं कोई अपराध हो गया है तो उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तफ्तीश की जाती है, सर्चिंग की जाती है। CID CBI ये क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो ये वही है कि धारा 78 ये कहता है कि जो भी अपराध हुआ हो सोशल मीडिया पे उसको आप खोजिए, उसके सोर्स ढूंढिए, किसने भेजा ये पता कीजिए, कहाँ पहुँचा, मैसेज कब पहुँचा, किस डेट में डिलीवर हुआ, ये सब जानकारी वहाँ पर इकट्ठी की जाती है। किसमें? धारा 78 के अंतर्गत। अब क्लियर हो गया? कुछ पूछना तो नहीं पांचों में आपको? कल पिछली 2-3 क्लासों में हमने क्या देखे? IT एक्ट। IT एक्ट का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कानून, इनका अध्ययन किया, इनके बारे में लिखे। अब आपको मालूम है सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अतिरिक्त हमारे देश में कौन सा कानून लागू है? BNS तो अभी आया है जुलाई 2024 से। BNS के पहले क्या लागू था अपने देश में? IPC। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें इसमें ये बताना है मेरे को आपको कि IPC की किन धाराओं का संबंध IT एक्ट से है। ठीक है, तो अभी तो हेडिंग तो नहीं डाले ना, कल हमने जो IT खत्म किए थे IT एक्ट, वहीं पर नीचे फैक्ट करके लिख लो। कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। फैक्ट मतलब तथ्य होते हैं, 1 लाइन फैक्ट है ये। इसमें लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो हमारे प्रचलित कानून थे, ठीक है, जो अभी तक लोगों के दिमाग में चढ़े हुए हैं, अभी BNS उतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना IPC है। ठीक है, क्योंकि नए धाराओं को, नए कानून को लोगों को जानने समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, खास करके हमारी जनता को। स्टूडेंट तो समझ गए कि नई धारा आ गई, BNS आ गई, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में क्या? IPC चल रहा है ना। तो IPC का संबंध जो IT एक्ट से है उसके बारे में लिखते हैं। तो पहला फैक्ट है, आजकल आज सभी टॉपिक खा रहे हैं, सबके मुंह चल रहे हैं। ठीक है, सबके, अरे और तो खा रहे हैं, और तो खा रहे हैं, केवल मेरे और तुम्हारे खाने से कुछ नहीं होता। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अरे वाह वाह तो बोल दो। कौन सी फिल्म का डायलॉग मालूम है? बॉर्डर का याद आ गया। हाँ चलो, इसमें लिखना है पहला पॉइंट कि IPC की धारा, IPC की धारा, IPC मतलब इंडियन पैनल कोड, बड़ी फेमस धारा है 420। 420 का संबंध IPC की धारा 420 का संबंध फर्जी वेबसाइट का, फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड, IPC की धारा 420 फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड मामलों से संबंध है।
मामले से संबंधित है या संबंध है। मतलब आईपीसी धारा 420 इज रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड। ये इससे अब 420 का मतलब क्या होता है लोकल लैंग्वेज में? 420 जिसको हम कहते हैं 420 मतलब यही, हाँ, धोखाधड़ी, फर्जी, धोखा देना, ठीक है। तो यही है। और अपन ने पढ़ भी चुके हैं साइबर क्राइम में कि साइबर क्राइम में आजकल क्या हो रहा है, धोखाधड़ी बहुत हो रहा है। जैसे कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी, मैंने आपको अभी बताया था, कल ही अपन ने धारा पढ़े थे। एक कौन सी धारा है कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी? 85 है ना। तो इसमें आईपीसी की 420 धारा भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो फर्जी नाम से चल रही हैं, फर्जी तरीके से बनाई गई हैं, या वो कंपनी डुप्लीकेट माल बेच रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा संबंध आईपीसी की 420 धारा का संबंध उसी से है। और इसमें क्या है कि जो साइबर फ्रॉड के मामलों की जानकारी दी गई, जैसे हो भी रहा है जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है आजकल, क्योंकि साइबर फ्रॉड ही चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कोई किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी बन के जाँच करने पहुँच जाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होने वाला अपराध अभी साइबर फ्रॉड हो गया है। तो ये नंबर 1। सेकंड पॉइंट, आईपीसी की धारा 463 का संबंध फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। ये आईपीसी 468 रिलेटेड टू ये फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फर्जी को क्या कहेंगे? फर्जी फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू फेक इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? उदाहरण या अर्थ कि जैसे हमने कहा कल अपन ने लिखे थे कि जो कानून बने वो कानून क्या मान्यता देते हैं कि आपके जो साक्ष्य हैं, जैसे व्हाट्सएप के चैट हैं, व्हाट्सएप के इमेज हैं, व्हाट्सएप के ऑडियो वीडियो, वो अब मान्य होंगे। पर वो कैसे मान्य होंगे? जो ओरिजिनल में है। लेकिन उसी को आप क्या करो, फर्जी रूप में रिकॉर्ड कर लो। मतलब कुछ और, जैसे किसी का मैसेज किसी और के नाम से आपने रिकॉर्ड कर लिए, और कट कॉपी पेस्ट जो आजकल चल रहा है। जैसे बहुत सारी फोटो अभी दिखाई जा रही कुंभ में, जो लोग नहीं भी पहुंचे उनको कुंभ में नहाते हुए दिखा दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था एलन मस्क, जबकि एलन मस्क का भी कुंभ से कोई नाता नहीं है। लेकिन परसों के दिन एक सोशल मीडिया पे एक उनकी इमेज वायरल हुई कि वो मस्त क्या कि धोती दुपट्टा पहने हैं और आधे डूबे हुए हैं गंगा नदी में, डुबकी लगा रहे हैं। तो ये क्या है? एआई जनरेटेड इमेज है। तो उसको क्या कहेंगे? ये फर्जी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब जो नहीं है आप उसको दिखा रहे हो गलत तरीके से, कंप्यूटर का यूज़ करके, कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करके, तो वो कहलाता है फर्जी या फ्रॉड इमेज। तो ये आईपीसी जो है हमारा इंडियन पेनल कोड, उसकी 463 धारा इससे संबंधित है कि आप यदि इस तरह का करते हो, तो जब आईटी एक्ट नहीं आया था तो उन पे ये धारा लागू होती थी, है ना। जिसने भी क्राइम किया हो वो इस धारा के तहत सजा का पात्र होता था। क्लियर? कोई डाउट? या और उदाहरण क्या हो सकता है? आप भी बताइए। बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों की तो भरमार है। वो होता यह है कि ऐन वक्त पे याद नहीं आती, ठीक है। और अभी बहुत सी चीज़ें फर्जी हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ठीक है। ये फर्जी वाला बहुत चल रहा है। हाँ, ये भी है अकाउंट के लिए आप फ्रॉड नॉर्म से, या आजकल फेसबुक में बीच में बहुत क्या चला था कि किसी की आईडी हैक करके उसके नाम से पैसे मांगना कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं फंस गया हूँ, या मेरे को ये बीमारी है, या ये ऑपरेशन होना है, कुछ पैसों की मदद के लिए। तो लोगों ने 100, 500, 1000 ऐसे कर करके लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए थे। और ऐसा अभी भी होता है कि किसी गंभीर बीमारी की फ़ोटो वोटो डाल दी जाती है, क्योंकि फ़ोटोशॉप से आजकल सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आप कोई किडनी इन्फेक्शन बता दो,
कुछ भी डिसीज़ बता दो और उसके बारे में कोई फ़ोटो अपलोड कर दो और वहाँ पर नाम लिख दो कि इसकी मदद करना है, इसको पैसे पहुँचाना है, ये गरीब व्यक्ति है, कोई नहीं है, अनाथ है, तो लोग बाग क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और भावुकता में बह के पैसे सेंड कर देते हैं। ऐसे करके लोगों ने लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लिए, ऐसा भी हुआ है। तो वो भी फर्जीवाड़ा में आता है, ठीक है, वो भी फ्रॉड स्कैम में आता है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत चल रही है। तो उसके लिए पहले जब आईटी एक्ट नहीं बना था, अब तो आईटी एक्ट पूरा आ गया। हमने देखे कि 2000 में आया, फिर 2008 में अपडेट हुआ, फिर 2013 में नया आया, फिर 21 में और लेटेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब वो नहीं था तब ये धारा सजा दिलाने के यूज़ में आती थी। एक और फैक्ट है तीसरा कि आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 499 का संबंध ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश देना, ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश देने से संबंधित है। धमकी, ठीक है, ये भी आपको मालूम है क्या होती धमकी? ब्लैकमेल करना, ठीक है, तो ये वही है। और किसके? ब्लैकमेलिंग बाय ईमेल इज रिलेटेड टू आईपीसी की धारा 499, ठीक है। पहले होता था, अभी भी होता है, बहुत होता है। पहले सामने धमकी दी जाती थी, अब फ़ोन पर और मोबाइल और ईमेल के माध्यम से धमकी दे दी जाती है, ठीक है। ईमेल के माध्यम से आपके पास मैसेज आ जाता है या मेल आ जाता है सीधा सीधा, और उसमें आपको टॉर्चर और यही सब, ठीक है, डराना धमकाना, ये सब शामिल है। तो उसके लिए आईपीसी की धारा 499 प्रयोग में की जाती थी या उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, ठीक है। तो अब आजकल धमकी देने के तरीके भी बदल गए। क्यों? क्योंकि पता चला धमकी वाले ने फ़ोन लगाया, सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया, तो अब वो परेशान, तो बोले चलो मेल भेज दो इसको, कि जब वो पढ़ेगा तो मेल के माध्यम से जब मेल खोल के देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग कौन कर रहा है? अपराधी भी कर रहे हैं, आतंकवादी भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो 80-90% आतंकवादी कैसे हैं? इंजीनियर हैं, ठीक है, मतलब वेल एजुकेटेड है, तो वो सोशल मीडिया का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आईपीसी की 3 धाराएं हैं उनका संबंध इन क्राइम से है, ठीक है। फिर भारत सर, एक फैक्ट में हम लिखेंगे कि साइबर सुरक्षा नीति के बारे में, कि आईटी एक्ट के साथ साथ भारत सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई थी। तो अगला फैक्ट वही लिख लो, सीधा सीधा है, भारत सरकार ने या बाई इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, हिंदी में साइबर सुरक्षा नीति 2013 और 2020, 2013 एंड 2020 में लागू की ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई थी? मतलब भारत सरकार की ये नीति, हाँ, इन दोनों डेट को अंडरलाइन कि एक्ट तो आया, एक्ट के साथ साथ ये पॉलिसी भी आई, नीतियां भी आई, ठीक है। उसमें भी वही कानून रहते हैं कि साइबर सुरक्षा को कैसे रोका जाए, साइबर सुरक्षा का फर्जीवाड़े को कैसे कम किया जाए, या सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ये सब नीतियों में होती। तो उसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल 2 डेट याद रखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसी लाई थी साइबर सुरक्षा से संबंधित, जो 2013 और 2020 में आई थी।
जैसे इस नीति में केवल सुन लीजिए, 2013 की नीति के 1-2 पॉइंट केवल मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीति में सरकार ने ये लाई थी कि साइबर सुरक्षा के लिए 5 लाख एक्सपर्ट लोगों की टीम तैयार की जाएगी। कितने लोगों की? 5 लाख, क्योंकि आपको मालूम है कि देश इतना बड़ा है जिसकी जनसंख्या कितनी हो गई है, 140 करोड़ के लगभग हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो 140 करोड़ लोगों में से कुछ नहीं तो कितने हमारे यहाँ 100 करोड़ से ऊपर के लोग आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वो मोबाइल भी कैसे हो गए हैं? एंड्रॉयड मोबाइल हो गए। तो इसीलिए साइबर क्राइम ज़्यादा होने लगा है, और उसमें से केवल 20 से 25 और 30% लोग ही एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जिनको एंड्रॉयड मोबाइल अच्छे से चलाना आता है, मतलब जानना समझना, उसको लॉक करना, लॉक खोलना। बाकी जो लोग हैं वो अभी भी कैसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने ज़रूर एंड्रॉयड मोबाइल रखा है, लेकिन वो केवल कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल लगा सकते हैं। उसके अलावा उसके दूसरे फीचर की जानकारी उनमें नहीं है। तो उनके साथ ये फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है कि जैसे क्या हुआ, घर में मान लीजिए आपका फ़ोन रखा हुआ है, क्या उपयोग हो रहा है उसका? ज़्यादातर उपयोग तो अपन कर रहे हैं, लेकिन जब अपन घर से बाहर हैं या घर में अवेलेबल नहीं और उस समय घर में कौन है, माता पिता हैं या अन्य कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है कि जो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, और तुरंत वहाँ पर कॉल आ जाता है। और वो कॉल क्या होता है? फर्जी मतलब वो होता है डिजिटल अरेस्ट से संबंधित। कि उस कॉल में क्या हुआ कि उस कॉल में ये बताया गया कि आपके परिवार का जो भी सदस्य है, बेटा है, बेटी है, लड़का है, वो अचानक बाहर किसी मुसीबत में फंस गया, या उसका क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसका अपहरण कर लिया गया, डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब सामने वाले जो माता पिता होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑलरेडी थोड़ी कमज़ोर होते हैं, मतलब वो इन चीज़ों को समझते नहीं कि ये धमकी भरी कॉल हो सकती है, फर्जी कॉल हो सकती है, और वो इस चीज़ से डर जाते हैं क्योंकि वो माहौल ऐसा पैदा करते हैं। ठीक है, माहौल पैदा करके फिर उनने कहा हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर क्लिक करना। तो वो भले वो कहेंगे हमको क्लिक करने नहीं आते, तो वो सामने वाला बता देगा आपको केवल टच करना है। टच किए तो बोले फिर इसमें एक नंबर आएगा, वो नंबर आप हमको बताओ, मतलब OTP आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी हैं, क्योंकि हमारे देश में वही है कि आधे से अधिक लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि कौन सा कॉल हमको अटेंड करना है, कौन सा नहीं करना, किसकी बात को मानना है, किसकी बात को नहीं मानना, किस चीज़ को इग्नोर करना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो इसीलिए भारत सरकार ने इस नीति में ये पॉइंट जोड़ी थी कि आगामी 2-3-5 वर्षों में भारत सरकार क्या करेगी, 5 लाख IT एक्सपर्ट की नियुक्ति करेगी। ठीक है, जो जगह जगह होंगे, तैनात होंगे, और वो सुरक्षा से संबंधित नीतियां बनाएंगे या सरकार की जो नीति है उसको लागू करने में मदद करेंगे। ये था दूसरा पॉइंट था इसमें कि एक सुरक्षित और लचीले साइबर स्पेस का निर्माण किया जाएगा। मतलब वही कि सुरक्षित साइबर वातावरण निर्मित किया जाएगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया, यही हो गया कि लगातार डिजिटल अरेस्ट के इतने केस आने लगे कि कई बार अननोन नंबर से पता चला हमारा कोई रिश्तेदार, कई बार ये होता है कि जैसे कोई आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है, उसको एड्रेस चाहिए और उसका मोबाइल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब उसने क्या किया कि किसी आस पहचान वाले से या बस में या ट्रेन में जो भी उसके आजू बाजू में बैठा हो उसके नंबर से डायल किया, लेकिन हमको ये लगता है कि ये नया नंबर आ रहा है, इसमें कौन सी मुसीबत है, अपन कॉल को अटेंड ही नहीं कर पाते। तो आजकल माहौल भी इतना ख़राब हो गया कि मतलब वाकई में किसी को रिक्वायरमेंट है और उसका फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो नए नंबर से आ रहा है तो अपन नए नंबर की अनदेखी कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करना है, ताकि यदि अननोन नंबर से भी फ़ोन आए तो हम उसको बिना डरे, बिना हेजिटेशन के उसको उठा सकें, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता। अभी जैसे हुआ, ये जो MSI की टीम कहाँ गई थी, पिकनिक गई थी, वहाँ नेटवर्क ही नहीं था।
अब बहुत से लोग चिंतित थे, मतलब सर भी कह रहे थे कि यदि हमको घर में इन्फॉर्म करना है तो हम कैसे करें, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि वहाँ कौन सा नेटवर्क चलता है, जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ BSNL चलता है तो BSNL वाले, चूंकि वहाँ पर और भी लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के, यदि उनका मोबाइल लग रहा था तो अपन चाहें तो उनके मोबाइल से कॉल करके जानकारी दे सकते थे। लेकिन यही होता है कि घर भी अपन ने अननोन नंबर से कॉल किए तो अननोन नंबर से उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो साइबर वातावरण है वो क्या हो चुका है, अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे केस आए दिन हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। रोज नए नए साइबर फ्रॉड के केस हैं, आप पढ़िए उठा के, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप जितना न्यूज़ से जुड़ेंगे उतने आपको इन केसों की जानकारी होती जाएगी। और क्रिमिनल का जो माइंड है वो हमसे और 4 गुना तेज चलता है। वो आज किसी नए तरीके से कर रहे हैं, कल दूसरे नए तरीके से कर रहे हैं। अब तो आपको ये मालूम है कि जितने नए नए हैंडसेट आ रहे हैं उसमें आपका वॉइस मेल भी आने लगी है। तो आपकी ही आवाज़ में आपके घर वालों के पास ऐसी वॉइस पहुंच जाएगी जो लगेगी आपकी है पर आपकी नहीं है। उसमें आप रोते हुए दिखाए जाओगे, अपहरण के बारे में बताया जाएगा कि आपका अपहरण का किडनैप कर लिया गया है, तुरंत ये कीजिए, तुरंत वो कीजिए, पैसे भेजिए, यहाँ आइए वहाँ आइए। ऐसा भी होने लगा और ऐसे हुए भी हैं। ये केस अभी पिछले 15-20 दिन में हुए हैं, ठीक है। इसलिए आजकल का जो है, जो साइबर चीज़ें चल रही हैं, मतलब सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण की बात कही गई है। और यही सुरक्षित तथा संरक्षित साइबर IT ट्रांजैक्शन उत्पन्न करना, मतलब ये सब चीज़ें इसमें कही गई हैं कि सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए कुल मिला के। किसकी? साइबर की। साइबर मतलब यही हमारे सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के जो फ़ोन कॉल हैं, जो मैसेज हैं, जो लिंक हैं, वो सुरक्षित कैसे। कई बार अब ओरिजिनल यदि बैंक अधिकारी फ़ोन कर रहा है तो अब हम बैंक अधिकारी के नाम से इतने फर्जी कॉल आ चुके हैं कि व्यक्ति क्या होता है कि सही वाले को गलत समझता है। जैसे एक कहानी चलती थी पहले कि गांव का एक लड़का बकरी चराने जाता है या गाय चराने जाता है और शेर आया तो 2 बार तो वो क्या देखता है, शेर आया कह के फर्जी कि लोग बाग आ रहे हैं कि नहीं, गांव वाले मदद को आ रहे हैं, 2 बार उनको बुला लेता है। और तीसरी बार में जब वो ओरिजिनल में शेर आ जाता है तब उसकी कोई नहीं सुनता। तो ऐसा होता है। तो यही होने लगा है, ठीक है, कि वाकई में किसी बार यदि बैंक का फ़ोन आए तो अपन उठाए ना या कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। और वाकई वो ओरिजिनल कॉल होता है, फ़ोन कॉल बैंकों से, क्योंकि बैंक के पास हमारा नंबर होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे, जो मैं बोल रहा था, कुछ ऐप देख लेते हैं या साइट से देख लेते हैं। चलिए आप साइट से ऐप देख लीजिए जो लेटेस्ट ऐप आए हुए हैं। हाँ, पहले साइड हेडिंग डाल दीजिए, भारत के प्रमुख सरकारी ऐप या पोर्टल। भारत के मतलब गवर्नमेंट ऐप या गवर्नमेंट पोर्टल जो ऑथराइज्ड हैं, ये सरकार की तरफ से जो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंटल ऐप एंड पोर्टल। पहला इंडियन पुलिस ऐप, फर्स्ट पुलिस में ई है कि नहीं, POLICE, हाँ ठीक है। इसमें पहला छोटे छोटे फैक्ट आएंगे, 1-2 करके पॉइंट लिखना। इस ऐप के माध्यम से लोग, इस ऐप के माध्यम से जनता या लोग, जो भी आपको लिखना हो, अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता कर सकती है।
अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता कर सकती है। इस ऐप के माध्यम से हम या जनता क्या कर सकती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता कर सकती है। ठीक है, ये मतलब अच्छा है। यदि हम बाहर जा रहे हैं और हमको यदि ज़रूरत पड़ गई तो डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से आप लोकेशन पता कर लीजिए। हाँ, मैप से भी कर सकते हैं, ऐप भी है। अब मैप नहीं चला तो ऐप चलेगा, ऑप्शन रखना चाहिए। दूसरा, और कई लोग अभी भी मैप का यूज अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए ऐप भी है। दूसरा एक और लिखो पहले, इस ऐप से पुलिस कंट्रोल रूम तथा एंड एसपी ऑफिस नंबर प्राप्त किया जा सकता है। एसपी ऑफिस नंबर पता या प्राप्त किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर होते हैं ये। एसपी ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम एंड एसपी ऑफिस नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। और आखिरी में मदद ली जा सकती है, ऐसा भी लिख लो लास्ट में, मदद ली जा सकती है। बस क्लियर ये दोनों पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है और ये मतलब काम के हैं। हाँ, फिर अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया ऐप, सेकंड, हिंदी में अतुल्य भारत, और इंग्लिश में इनक्रेडिबल। गृह मंत्रालय, पुलिस वाला पूरा काम कहाँ आएगा, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर देखती है। पुलिस जो है, यदि क्वेश्चन जीएस में आता है कि भारतीय पुलिस किस मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। मतलब पुलिस वालों को पूरे आदेश निर्देश कहाँ से मिलेंगे, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय से। और पुलिस का सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वह गृह मंत्री होता है, याद रखना। हाँ, तो ये अगला आ रहा अतुल्य भारत ऐप, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप। अब नाम से स्पष्ट है, अतुल्य भारत हम टीवी में देखते हैं, किस लिए आता है, मोबाइल में भी ऐड आने लगा है। किससे रिलेटेड है ये, टूरिज्म, पर्यटन से संबंधित है। तो पहला पॉइंट लिखिए कि यह ऐप पर्यटन से संबंधित जानकारी देता है। दिस ऐप इज प्रोवाइडिंग बाय इंफॉर्मेशन ऑफ टूरिज्म। यह ऐप पर्यटन से संबंधित जानकारी देता है। ठीक है, ये पर्यटन के लिए, इसके ऐड आजकल आपके मोबाइल में भी आने लगे हैं और टीवी में बहुत समय से चल रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, पहले आमिर खान करता था, फिर अमिताभ बच्चन आया और अब कौन आ गया, राजकुमार राव, और कुछ समय बाद पुष्पा के आ जाएंगे। कौन है, अल्लू अर्जुन। मतलब जो जो हीरो जब चलता है तब तब वो इनक्रेडिबल इंडिया में आ जाता है। दूसरा, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके माध्यम से इंटरनेशनल एंड होम टूरिज्म की जानकारी उपलब्ध होती है। इस ऐप के माध्यम से घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जानकारी उपलब्ध होती है या प्राप्त की जा सकती है। अब जैसे गर्मी आ रही है, आपको मालूम है कि कुछ दिनों बाद या दिन में ही अभी से क्या शुरू हो गई है, समर शुरू हो गया। तो अब गर्मी में लोग बाग इधर उधर यदि जिसको जाना है, ठीक है, जिसको समर वेकेशन यूज़ करना है, कई लोग तो पर्यटन की जानकारी जुटाते हैं, तो वो सब इसमें दी हुई है। ठीक है, मतलब आजकल ये सब बहुत अच्छा साधन है सोशल मीडिया का, ये गुड यूज़ है। मतलब आप इसके माध्यम से सभी चीज़ें ऑनलाइन एक क्लिक पर घर बैठे आराम से पता
कर सकते हो। तो यही है, आप चाहे इंटरनेशनल हो चाहे हमारे इंडियन के हो, पूरे जैसे अजंता एलोरा के बारे में पूरी लोकेशन जानकारी ले लो, हर चीज़ ले लो, वहाँ पर क्या है, वहाँ के रूम वगैरह बुक कर लो, होटल लॉज वगैरह बुक कर लो, रूट की जानकारी ले लो, ट्रेन की जानकारी ले लो, वहाँ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है इसकी जानकारी ले लो। अब तो भाई एयर फैसिलिटी हो गई है, कहाँ कहाँ हो गई, ये सब जानकारी हम ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ के क्या पैकेज हैं आजकल, आजकल होम स्टे चलने लगा है। ठीक है, मतलब रुकने के लिए होम स्टे क्या होता है पहले तो ये बताओ। होम का मतलब घर और स्टे मतलब हम जैसे घर में रहते हैं वैसे वहाँ जाके आपको घर की फैसिलिटी वाला पूरा होम मिल जाएगा। ठीक है, और मतलब उसमें लॉज से कम किराया होगा, नहीं तो जो लॉजिंग होती है, जो लॉज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं, वो कैसे होते हैं, थोड़ी महंगे होते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक टूरिज्म का नया प्लान है कि आपको स्टे होम की सुविधा दी जाए, वो भी किस में, कम कीमत पे या वाजिब दाम में। ये होम स्टे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। नहीं तो जो रिसोर्ट हैं, लॉज हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, उनमें 3 स्टार 5 स्टार का दर्जा लगा देते हैं और वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये थोड़ी से मीडियम रेंज पर है होम स्टे का मतलब। वही लिखा है, एक और पॉइंट लिख लो कि इस ऐप पर ट्रैवल एजेंट कॉमा रीजनल गाइड, मतलब जो वहाँ का लोकल गाइड है, ट्रैवल एजेंट, रीजनल गाइड, रीजनल मतलब क्षेत्रीय गाइड हिंदी में, कॉमा होटल और सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इस ऐप पर ट्रैवल एजेंट, रीजनल गाइड, होटल और सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। क्लियर है, सिंपल है, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है। एम परिवहन ऐप थर्ड है, नीचे तीसरा ऐप आ रहा है। इंग्लिश में भी वही आएगा, एम ऐप भी कह सकते हैं और ऐप भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी वही है, एम परिवहन ऐप। अब यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है ये, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टिंग है ना, पर ये ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। तो पहला पॉइंट यही आएगा कि इस ऐप के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी प्राप्त की जा सकती है। ये भी काम का है। इस ऐप के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, इस ऐप से 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, इस ऐप से 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी लिया जा सकता है। इस ऐप से 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर वाहन या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें काम की हैं। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होना जरूरी है और दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन। आपकी जो गाड़ी उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के यदि ये सड़कों पे उतरती है तो आप पे फाइन किया जा सकता है। ठीक है, आजकल ये कानून बहुत कठोर हो गए हैं परिवहन के।
इसीलिए यदि हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो हमको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी इस पर अवेलेबल है। और आजकल आपको मालूम बहुत सुविधा हो गई। पहले एक समय था, आज के 4-5 साल पहले ही, मतलब ऐसा था कि चाहे आपको इंश्योरेंस लेना हो तो ऑफिस जाना पड़ता था इंश्योरेंस के, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब आप सीधे फ़ोन पे चले जाइए और वहाँ इंश्योरेंस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और केवल अपने गाड़ी का नंबर डालिए या फ़ोटो डाल दीजिए, वो सब कुछ कर देगा, ठीक है। और आपको लिंक भी आ जाएगी उसकी, मतलब फ़ोटो आ जाएगी, आप ऑनलाइन से प्रिंट निकाल दीजिए और सब हो जाएगा। मतलब इतनी सुविधा मिल गई है। इसी तरह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। हाँ, ई पाठशाला ऐप चौथा, ई पाठशाला ऐप एनसीईआरटी के लिए। पहला पॉइंट है कि यह ऐप मानव संसाधन मंत्रालय, इसमें पहला आएगा कि यह ऐप मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्रियल, मानव संसाधन मंत्रालय तथा एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है या डेवलप किया गया है, मतलब इन दोनों ने बनाया है। यह ऐप मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है या विकसित किया गया है। दूसरा पहले लिख लो, इसके द्वारा यूजर मतलब उपयोगकर्ता, इसके द्वारा यूजर एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा बस लिख लो। इसके द्वारा यूजर एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि देखिए यदि ये कहा जाता है, ये रियल फैक्ट है कि यदि आपको कंपटीशन निकालना है, और ख़ास करके यूपीएससी और पीएससी जो बहुत मतलब क्या होते हैं जिसमें डीपली पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है? एनसीईआरटी। और पहले क्या अभी भी समस्या है कि एनसीईआरटी की बुकें नॉर्मल तौर पर नहीं मिलती, या मिलती भी हैं तो कॉस्टली मिलती हैं, ठीक है। तो कई अब तो हमारे पास ये सुविधा है कि आप इसको ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए, और दो मंत्रालय हैं, मतलब एक एनसीईआरटी से संबंधित जो विभाग है वो, और दूसरा मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्रियल है भारत सरकार का। अब इसका नाम बदल गया है, क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ठीक है। चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो। अब यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय बदल गया, 2022-23 में हुआ ये बदलाव कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हाँ, और एक सुविधा और है इस ऐप में नीचे, तो अगला पॉइंट लिखना है। पहले ये लिख लीजिए कि इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और एक लास्ट फैक्ट लिखना है कि इस ऐप के द्वारा इस एक्ट के द्वारा यूजर टेक्स्ट को स्पीच में भी सुन सकते हैं। ये और सुविधा कर दी गई है, टेक्स्ट को किस में सुन सकते हैं? स्पीच में भी सुन सकते हैं, साउंड में सुन सकते हैं। मतलब यदि पढ़ना नहीं है तो आप सुन लीजिए, ठीक है। पढ़ने में क्या होता है, ज़्यादा देर तक स्क्रीन सामने रखने से आँख में जलन वगैरह होने लगती है, तो हम हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। फिर अगला आ रहा है डिजी सेवक ऐप, DIGI डिजी सेवक ऐप। डिजी मतलब डिजिटल का शॉर्ट है, इंग्लिश में ऐसा ही लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूं।
ये डिजिटल का शॉर्ट फॉर्म है, डिजी सेवक ऐप। इस ऐप के द्वारा, पहला पॉइंट, इस ऐप के द्वारा सरकार के कई मंत्रालयों की, सरकार के कई मंत्रालय मतलब विभाग, मंत्रालय ऑब्लिक विभाग कर सकते हो, इस ऐप के द्वारा सरकार के कई मंत्रालय और विभागों की जानकारी उपलब्ध होती है। कई मंत्रालय और विभागों की जानकारी उपलब्ध होती है। और दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा मंत्रालयों से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा मंत्रालयों या विभागों से संबंधित जानकारियां या इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। जानकारियां या इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। जैसे यही कि आपको जैसे स्वास्थ्य विभाग की जानकारी प्राप्त करना है कि जैसे भोपाल एम्स में कौन कौन से डॉक्टर हैं, कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं, तो वो सब इसमें मिल जाएगा। तो ये तो स्वास्थ्य हुआ। शिक्षा से संबंधित हम जानकारी ले सकते हैं, विद्युत विभाग से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जल विभाग से, मतलब जो भी जिस विभाग की, क्योंकि सरकार के ढेर सारे विभाग होते हैं, ठीक है, कई विषय हैं, 30-40 विषयों के विभाग होते हैं, सबके अपने अपने मंत्री होते हैं। तो उनसे संबंधित जो भी जैसे शिक्षा विभाग में कौन सी ये स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, ठीक है, कौन सी छात्रवृत्ति वाली योजना चल रही है, उच्च शिक्षा के लिए कौन से ऋण वाली योजना चल रही है, वो सब आपको ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से अवेलेबल है। ठीक है, आजकल यही है, डिजिटल युग यही कहा जा रहा है कि ऐप और पोर्टल के द्वारा आपको A to Z इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की सभी अवेलेबल है। और फिर उसके माध्यम से आप इसमें जानकारी भी ले सकते हैं, जानकारी को सेव कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना हो तो वो भी करा सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं टोल फ्री नंबर होते हैं, तो फ़ोन कॉल करके भी हम अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछ सकते हैं, सभी चीज़ें। क्लियर? हाँ, माई गवर्नमेंट ऐप, अगला 6 नंबर, माई गवर्नमेंट। GOVT ऐसा लिख लीजिए, ऐप, माई गवर्नमेंट ऐप। पहला पॉइंट है कि यह ऐप, माई गवर्नमेंट ऐप, यह ऐप नागरिकों को ई गवर्नेंस से जोड़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह ऐप नागरिकों को ई गवर्नमेंट से जोड़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। सिटीजन टू कनेक्टेड ई गवर्नेंस से जुड़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह ऐप नागरिकों को ई गवर्नेंस से जोड़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। दूसरा, पहले लिख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। इसके माध्यम से यूजर अपना आइडिया, यूजर मतलब उपयोगकर्ता अपने आइडिया, कमेंट और सुझाव, 3 शब्द आ रहे हैं, आइडिया, कमेंट और सुझाव, मंत्रालय तथा विभागों तक पहुंचा सकते हैं। आइडिया, कमेंट और सुझाव मंत्रालय या विभागों तक पहुंचा सकते हैं। क्यों ऐसा?
क्योंकि कई बार यदि आपको लगता है या हमारे दिमाग में भी कई आइडियाज़ आते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या ऐसे होने से और अच्छा ये हो जाए, तो वो आप टाइप करके मैसेज के रूप में कमेंट बॉक्स भी रहते हैं उसमें, ठीक है, तो आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं ताकि उसको और अच्छे से बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इसीलिए आजकल कमेंट बॉक्स होने लगे हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है कि इसको और अपडेट कैसे किया जा सकता है, यहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हो। और ये सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है, ई गवर्नमेंट से जोड़ रहा है, ठीक है। मतलब सरकार भी अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको अवेलेबल करा रही है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं और आप हमसे जुड़िए, अपने आइडिया दीजिए, अपनी जानकारी दीजिए। ताकि इसका उपयोग क्या हो, नए योजना बनाने में हो सके। चाहे नीचे लिख लो कि व्यक्ति के सुझावों का उपयोग नई योजना बनाने में किया जा सकता है। व्यक्ति या व्यक्तियों के सुझावों का उपयोग नई योजना बनाने में किया जा सकता है। के सुझावों का उपयोग नई योजना बनाने में किया जा सकता है। फुल स्टॉप, बस एंड, रह गए 2 मिनट, ठीक है, इसको बंद कर देना। क्लियर है, इसको पढ़ लेना एक बार। सिंपल है ये, मतलब जैसा